नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कॉर्बेट नगरी रामनगर के बीजेपी नेता इंद्र रावत के नेतृत्व में आपको बताते चले कि आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ ने आईएमपीसीएल के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में शिष्टाचार भेंट की है। इसके साथ ही आईएमपीसीएल के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने सीएम को अवगत कराया कि फैक्ट्री से हजारों लोगों को रोजगार जो है वो जुड़ा है। आसपास के गांवों के ग्रामीणों को भी रोजगार मिल रहा है। बीजेपी नेता इंद्र रावत ने भी कहा कि मुहान फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। रामनगर विधानसभा और सल्ट विधानसभा से लगते हुए स्थित मोहन क्षेत्र में आईएमपीसीएल फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं और उसमें एक डेलीगेशन जो है परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलने के लिए उन्होंने मुझसे कहा और मैंने उनसे मिलाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका ज्ञापन स्वीकार करा और उन्हें आश्वस्त किया और साथ ही जो है केंद्रीय सचिव से वार्ता की कि जो ये निजीकरण होने जा रहा है इसको रोकने के लिए उन्हीं के सामने बात करी थी और मैं समझता हूँ कि संभवतः ये काम बहुत जल्दी वहां से पत्र आने वाला है और जो निजीकरण के हाथों न जाकर जो लगातार हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से जिसमें कि 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 3-4 हजार लोग जो है हमारे सल्ट विधानसभा और रामनगर विधानसभा से लगते हुए लोग जो वहां जड़ी बूटियां लेके आते हैं, लगभग 3 से 4 हजार लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और यही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। गढ़वाल बृहत मंडल संस्था की तरफ से पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आपको बताते चले कि आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का रंगारंग कार्यक्रम समापन हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने किया है और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान संस्था की महिलाओं और पदाधिकारियों की तरफ से उनका फूल मालाओं के साथ में परंपरागत स्वागत किया गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही ये भी कहा कि ये गढ़ कौथिक के आयोजन से हमारी नई पीढ़ी को हमारे खान पान, रीति रिवाज और विरासतों का पता चलता है। ये आयोजन ही गढ़ कौथिक हमारा जो है ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने। पहली बात तो यह है कि ये गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। इससे लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। वहीं सरकार अब इस पर अध्यादेश लाने जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकारी ये जो जानती भी है कि इस बार निकाय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये टालमटोल भी किया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल की तरफ से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। सरकार चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मैं पहले भी कहा क्योंकि जिस अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं वो विषय ये है कि हमारे यहाँ हमने पिछले दिनों निर्णय लिया था कि जो चुनाव होंगे वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होंगे। आरक्षण का विषय जो आप जानते हैं जो हमारे एकल आयोग था, बीएस वर्मा साहब की अध्यक्षता में बना था, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की, कैबिनेट ने उसको पास किया। अब उसको अध्यादेश की शक्ल में इसलिए लाना कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सामने विधानसभा का सत्र थोड़ा दूर है
उससे पहले अध्यादेश की फॉर्म में वो आएगा, तब तक इसको लागू करेंगे, फिर हम चुनाव कराने की स्थिति में। सरकार लगातार निकाय चुनाव से भाग रही है क्योंकि हार का डर सता रहा है, इसलिए तारीख पे तारीख हाई कोर्ट में 3 बार झूठ बोल दिया। अब फिर अध्यादेश की तैयारी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई निकाय चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा, एक ही तो जीतेगा। अगर मेयर बनना है, अगर एक वार्ड में पार्षद बनना है, एक ही पार्षद बनेगा। वो कांग्रेस का भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट भी बन सकता है। आप डर क्यों रहे हो? लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय प्रदेश की जनता लगातार बिना प्रतिनिधित्व के है। लाइट का सवाल, नाली का सवाल, सफाई का सवाल, सड़क का सवाल, प्रदेश के अंदर इतनी सारी समस्याएं जो निकाय की हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा? कांग्रेस नेता और निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि गुड्डू सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार तो केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने जा रही थी, जिसका खामियाजा उसे इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। केदारनाथ की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और इस बार भी मंगलौर और बद्रीनाथ की तरह जीत कांग्रेस की ही होगी। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह का बयान सामने आया। दरअसल आपको बताते चले कि पूरा मामला कोटद्वार से है, जहां पर केदारनाथ की जनता इस बार सबक भी सिखाएगी। बीजेपी पर गुड्डू सिंह ने जमकर निशाना साधा, जहां पर केदारनाथ की जनता इस बार सबक सिखाएगी। ये जवाब तो अब केदारनाथ के उपचुनाव में केदारनाथ की जनता देगी कि आदरणीय सीएम धामी साहब ने सारी परंपराओं को दरकिनार करके दिल्ली में एक और जो धाम बनाने की कोशिश की, खुद ही शंकराचार्य बन गए। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सारी परंपराओं को तोड़ती है। सारे रुड़की कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर उन पर गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को भेजी है। न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों को एक महीने के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद में कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा चारों आरोपियों की बारात निकालते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इनको उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़कर सख्त हिदायत भी दी गई है। ये लोग, इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा है और ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। चेतावनी के बावजूद भी नहीं माने, तो माननीय जिला अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार इनको जिले की सीमा से बाहर रखा जाएगा और ये 1 महीने तक जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज इनको ढोल बजा के जिले की सीमा से बाहर किया जा रहा है, जिला बदल। एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह को जो रेडियोलॉजिस्ट थे और इसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वे 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस वजह से रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है और इस अस्पताल में फिजिशियन का पद भी लगभग 8 सालों तक खाली रहा है। इसी के साथ नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से धूल फाकता नजर आ रहा है। आठ सालों से फिजिशियन पद खाली है, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट के साथ साथ कई और विभाग भी खाली पड़े हैं, लेकिन अभी तक एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती नहीं हुई है। राजकीय चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी है, जिसको लेकर
पीड़ितों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट के साथ नेत्र विभाग भी खाली पड़ा हुआ है, जिसके लिए लोगों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो जरूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। एक तो हमारे सामने हाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो उन्होंने BRS लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद के ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमने इस डिमांड को दी है। और अभी हमारे डॉक्टर खेमपाल भी रिटायर हुए हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है। उसके लिए भी फिर हम प्रयास करेंगे कि कोई रेडियोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द यहाँ पे उसकी नियुक्ति की जाए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को लेकर लोगों से 9 आग्रह किए हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी ने उत्तराखंड की बोली भाषाओं को लेकर, पलायन को लेकर चिंता जताई है, उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया है। और सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पीएम मोदी के 9 आग्रहों का विकास का मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ेगी। और साथ ही पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी अपने संबोधन में उत्तराखंड को लेकर 9 आग्रह किए थे। इसमें से 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों को संबोधित थे और जबकि 4 आग्रह जो थे यहां आने वाले पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों के लिए थे। पीएम के 9 आग्रह पर सीएम धामी का बयान सामने आया है, जहां पर आपको बताते चलें कि पीएम ने 9 आग्रह का सीएम धामी का जो बयान है उसमें सामने आया, जहां पर आग्रहों को मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जो मूल मंत्र थे वो 4 मूल मंत्र उत्तराखंड के लिए थे और 4 जो मूल मंत्र और थे वो पर्यटकों के लिए थे और इन्हीं आग्रहों को लेकर उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। पीएम ने उत्तराखंड के प्रति अपना लगाव दिखाया है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रवासी मतदाताओं को भी बीजेपी अपने पक्ष में मतदान के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद प्रवासी मतदाताओं की जो कमान है वो अपने हाथों में थामी है और उनसे संपर्क करने के लिए वे अन्य प्रदेशों में लगातार दौरे पर हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने रविवार को लुधियाना में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी मतदाताओं से भी मतदान की अपील की और कहा कि अपने बूथों पर पहुंचने का आग्रह करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को जीत दिलाने में सहयोग की भी अपील करते नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवासी प्रकोष्ठ है, खासतौर पर उत्तराखंड की दृष्टिकोण जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं,
वो देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का में बड़ी संख्या में प्रत्येक समाज के लोग वहां निवास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का जनसंपर्क और प्रचार प्रसार जोरों पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और साथ ही अब केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता जुटे हुए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि जागेश्वर से हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार प्रसार लगातार तेज हो गया है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा करती नजर आई। लगातार प्रचार प्रसार तेज है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी कमर कस ली है। हुए हैं दो उत्तराखंड में, हरिद्वार और बद्रीनाथ, दोनों उपचुनावों को भारी बहुमत से जो है कांग्रेस जीती है। और अब केदारनाथ में चुनाव हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है और जैसा वातावरण बना है, जैसा लोग कह भी रहे हैं, जो हमारे लोग वहां गए हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारी मतों से हम केदारनाथ के चुनाव को भी जीतने जा रहे हैं। और हमने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं हमारी पार्टी ने, वो प्रत्याशी बहुत योग्य है, पहले पत्रकार भी रहे हैं और पूर्व विधायक रहे हैं और उनके कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं और मैं समझता हूँ भारी मतों से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में राजधानी देहरादून में प्रदेश के आवास विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक हुई है। इस दौरान बैठक में प्राधिकरण की 18वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन के अलावा प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट, राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण और श्रीनगर के पास बेल केदार और बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित किए जाने पर चर्चा हुई है। वहीं इस बीच आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि पौड़ी जनपद के श्रीनगर के पास में स्थित बेल केदार में टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए हम कंसल्टेंट जो है वो नियुक्त करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक निर्णय लेंगे। देखिए, हमारी दो बैठकें यहाँ पे हुई है। तो पहली बैठक एक आवास विकास परिषद की बाकी तो हम लोगों को ये लगभग 3 महीने में हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो इस दौरान के बिंदु हमारे सामने आते हैं उसमें हम बातचीत करें। तो मैं इसमें सच्ची बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम बार बार टाउनशिप की बात करते थे, तो आज हमने एक निर्णय लिया कि जो पौड़ी का श्रीनगर के पास है बेल के बाद, जहाँ को हम टाउनशिप डेवलप करने के लिए हमने किया है और उसमें हमने ड्रोन सर्वे सब कुछ सबमिट किया है। अब उसके बाद फिर हम कंसल्टेंट उसको हायर करेंगे। उसके बाद जो भी उसमें एक फाइंडिंग्स हमारे सामने है उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। आने वाले समय में रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अपनी तैयारी को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रबी सत्र के लिए हम किसानों को बीज दे रहे हैं और इस बार रबी की फसलों की रिकॉर्ड बुआई भी हो रही है, जिसके लिए मैं किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग तैयार है और जिसको लेकर आपको यह भी बताते चले कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया
और जिस दौरान उन्होंने कहा कि बुआई को लेकर, रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से तैयार है और रबी फसलों की लगातार रिकॉर्ड तोड़ बुआई भी की जा रही है। देखिए, रबी सत्र की पूरी तैयारी हमने की है। किसानों को हम बीज हम दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। इसके लिए मैं अपने किसानों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है 2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।